हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया की सॉइल रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सॉइल की इंपॉर्टेंस, उसका फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन और भी बहुत कुछ हम यहाँ पर समझेंगे, मगर ध्यान से, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉइल। भाई हम सभी ने अपने आसपास सॉइल को देखा है। भाई प्लांट जो है वो सॉइल में ग्रो कर रहा है, चाहे हमें फील्ड में दिख रहा है, चाहे हमारे घरों के पॉट में दिख रहा है। वो प्लांट जो है ग्रो कहाँ पर कर रहा है? सॉइल में कर रहा है। तो सॉइल की इंपॉर्टेंस की बात करें, सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर क्या है, ये प्लांट जो है वो सॉइल में ग्रो करते हैं। इस तरीके से सॉइल जो है वो क्या करती है? प्लांट्स की लाइफ को सपोर्ट करती है, साथ ही साथ हमारी और एनिमल्स की लाइफ को भी, यानी ह्यूमन एंड एनिमल्स, इन सभी की लाइफ को ये सपोर्ट करती है। क्यों? हमें जीने के लिए खाना चाहिए, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। इस तरीके से सॉइल जो है, ठीक है, और वो प्लांट कहाँ पर रेडी हो रहे हैं? सॉइल में हो रहे हैं ना। तो सॉइल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ, इन सभी को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सॉइल जो है ये क्या है? सॉइल को अगर हम देखें, ये हमारी अर्थ सरफेस की टॉप लेयर होती है, जो काफ़ी थिन होती है, बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं होती है। ठीक है, कुछ जगहों पर क्या है, बहुत ही पतली लेयर होगी, कुछ जगह उससे मोटी होगी, लेकिन क्या एकदम गहराई तक सिर्फ सॉइल होती है? तो नहीं। तो ये बहुत ही थिन लेयर होती है हमारी अर्थ सरफेस का। डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉइल एसेंशियली इज द लूज मटेरियल विच फॉर्म्स द थिन सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। अब आते हैं फॉर्मेशन कि किस तरीके से बनती है। तो इसके बनने के लिए पेरेंट रॉक, यानी कि जिन चट्टानों से ये बनी है उसे हम क्या कहेंगे? पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक हो गई, एनिमल्स हो गए, और हम ह्यूमन भी हो गए, इंसेक्ट हो गए, और इसके अलावा क्लाइमेट, वेजिटेशन, रिलीफ, ये सभी मायने रखते हैं। ओके, जैसे हम देखें पहाड़ों पे क्या बहुत ज़्यादा सॉइल जो है वो आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। यहीं पर प्लेन्स की तरफ हम देखें तो सॉइल जो है वो अच्छी खासी मात्रा में मिलेगी। तो सॉइल जो है रिलीफ के अकॉर्डिंग हमें दिखती है। क्लियर? तो सॉइल हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब सॉरी, अभी हमने देखा कि रिलीफ हो गया। इसके अलावा जैसे हमने अभी देखा इंसेक्ट, ह्यूमन, और या फिर कह सकते हैं एनिमल्स, इनकी ये कैसे इसमें हेल्प करते हैं? ये ऐसे हेल्प करते हैं, एक लंबे समय तक जो डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल हैं, इंसेक्ट हैं, मनुष्य हैं, ये सभी क्या है, डेड होने के बाद इनकी लेयर बाय लेयर ये जमा होते जाते हैं, और एक लंबे समय के बाद स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन के द्वारा सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो रिन्यू हो सकता है, बट उसे बनने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। क्लियर? तो इसका फॉर्मेशन हम देखा कि इसका फॉर्मेशन किन चीज़ों का रिजल्ट है। अब फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशन। एक नेचुरल कंडीशन में ये क्या है कि बनती है, जैसे हमने अभी देखा पेरेंट रॉक। तो जो रॉक्स होती हैं उनके खिसकने, टूटने या बिखरने, जो भी कह लीजिए, तो इनसे जो मिनरल्स होते हैं, इनसे जो इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उनके द्वारा ये सॉइल बनती है। जैसा अभी हमने समझा, बहुत सालों के बाद, है ना, ये सॉइल तैयार होती है। अब ये सॉइल, ठीक है, सॉइल का जो फॉर्मेशन है इसे क्या कहते हैं? तो सॉइल फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो बनता है 1 मार्क्स का कि प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, उसे हम क्या कहते हैं? ओके, चलिए बच्चों, अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ये सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि किन चीज़ों से ये मिलकर बनी है। तो यहाँ पर सॉइल की बात अगर हम कर रहे हैं इसके कंपोजिशन की, तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे कि ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? जैसा अभी हमने समझा था कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब लाखों वर्षों तक क्या है, ज़मीन के अंदर दबते चले जाते हैं और इनसे सॉइल बनती है। तो यही क्या है? यही आगे ह्यूमस कहलाते हैं। ओके,
जो कि बहुत ज़्यादा किसी भी जो फर्टाइल सॉइल होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, या कह सकते हैं सॉइल को फर्टाइल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स जो है वो इसका कंपोजिशन है। ओके, सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक ह्यूमस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में 3, फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सिलिका। सिलिका की बात करें इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स। ठीक है, स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स के रूप में ये सॉइल में हमें मिलते हैं। ये स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स जो है वो आते कहाँ से हैं? तो जो रॉक्स होती हैं इनके टूटने से, डिसइंटीग्रेशन होने से ये आते हैं। ओके, ये हो गया सिलिका। एंड सेकंड जो है, अच्छा ये सिलिका जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सैंड का। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्ले। क्ले जो है वो मिक्सचर है सिलिकेट्स और बहुत सारे मिनरल्स, जैसे कि आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरीके के बहुत सारे मिनरल्स जो हैं उनका ये मिक्सचर है। और जो सॉइल क्लेई होती है, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं क्ले, है ना, तो जिस सॉइल में ये क्ले की मात्रा जो है ज़्यादा होती है वो सॉइल क्या करती है, मॉइस्चर को ज़्यादा रिटेन करती है। ओके, उसको रोके रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे चाक। चाक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारे इनऑर्गेनिक मैटर्स हो गए। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स अभी हमने देखा इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे ह्यूमस हो गया। ह्यूमस क्या है? एनिमल, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के वेस्ट और रिटेन हैं जो कि कई सालों तक जमा होते रहते हैं और इससे ये सॉइल बनती है। इस तरीके से सॉइल जो है वो क्या होती है, फर्टाइल होती है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है उसको डिटरमाइन करते हैं, यानी उसको निर्धारित करते हैं। जहाँ पर जिस सॉइल में ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है उसकी फर्टिलिटी के लिए जो क्वांटिटी चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग है, तो सॉइल जो है वो अच्छी होगी, फर्टाइल होगी। वहीं पर क्या है, ये कम है या नहीं है, तब क्या होगा, तो वो सॉइल जो है वो सही नहीं होगी, मतलब फर्टाइल नहीं होगी। तो इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसको डिटरमाइन करते हैं। ये कोई मिनरल नहीं है जो कि ज़मीन के नीचे, जैसा हम लोगों ने अभी बात की कि लाखों करोड़ों वर्षों तक क्या है ये ज़मीन पर में जमते चले जाते हैं और इसी से क्या होता है, सॉइल हमारी बनती है। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, ये कोई मिनरल नहीं है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ये जो प्लांट्स हैं उनके रिमेन्स हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल वेस्ट हैं, इनके जमा होने से बने हैं ना। एनिमल वेस्ट हो गए, डेड एनिमल हो गए, ठीक है, इनके जमा होने से ये बने हैं। इट इज़, और ये आए कहाँ से, डिराइव फ्रॉम द डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर। ठीक है, इट इज़ ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रिमेन्स, एनिमल वेस्ट एंड डेड एनिमल्स। अब ये क्या करता है, इसी से क्या है, ह्यूमस जो है ये बन जाता है, जिसको मतलब हम लोग ह्यूमस कहते हैं इन सब के जमा होने से। अब ये ह्यूमस जो होता है ये प्लांट को फर्टाइल तो करता है, साथ ही सॉइल जो है, सॉइल को ये फर्टाइल तो करता है, उसके साथ ही साथ सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको ये बनाए रखता है। इट इम्पार्ट्स फर्टिलिटी टू द सॉइल, ये सॉइल को फर्टिलिटी देता है। सॉइल की फर्टिलिटी हम कैसे जानते हैं भाई, जहाँ पर क्या है प्लांट जो है लगाए जा रहे हैं, प्लांट अच्छे ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं भाई ये लैंड जो है वो फर्टाइल है, ये सॉइल जो है वो फर्टाइल है ना। तो जो ये प्लांट्स होते हैं इनकी फर्टिलिटी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इनके उपजाऊ होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको ये अवेलेबल कराता है। ओके, इसके अलावा सॉइल जो होती है, ठीक है, इसके सॉइल ऑल्सो कंटेन्स मॉइस्चर, अभी हमने समझा ही था यहाँ पर। इसके अलावा एयर जो होती है सॉइल के बीच में, ठीक है, मॉइस्चर हो गया, सॉइल का मॉइस्चर हो गया, या उसकी जो एयर होती है ये वेरी करती है सॉइल टू सॉइल। कैसे वेरी करती है, ऐसे करती है कि इनको अगर हम सॉइल को देखें, अगर हमारे पास क्या है कोई चिकनी मिट्टी है तो हम देखते हैं कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही पास हैं, है ना, बहुत ही डेंस होती है। वहीं पर क्या है, सैंड हम ले लें, वो डेंस नहीं है। वहीं पर थोड़ा और बड़ी सैंड ले लें, सैंड भी बहुत वैरायटी की आती है, वो उस तरीके से डेंस नहीं होती है ना। तो इस तरीके से जब वो डेंस नहीं होगी, यानी कि जहाँ पर क्या है ये दूर दूर है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एयर जो है वो कैसी होगी,
एयर को यहाँ आने के लिए काफ़ी स्पेस है, और वहीं पर जो है जैसे चिकनी मिट्टी है, यहाँ पर क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही पास पास है, बहुत ही सटे हुए हैं। जब ये बहुत ज़्यादा सटे हैं तो इनके बीच में एयर कम रहेगी, है ना। इस तरीके से सॉइल टू सॉइल एयर जो है वो वेरी करती है और उसका मॉइस्चर जो है वो वेरी करता है। चलिए बात करते हैं सॉइल इरोजन के कॉजेज। तो सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन जहाँ पर सॉइल जो है उसकी अपर लेयर जो है वो किसी भी तरीके से वहाँ से इरोड हो जाती है अपनी जगह से, और जो कि सॉइल डिग्रेडेशन को दिखाता है, या फिर कह सकते हैं सॉइल की क्वालिटी जो है वो उससे डाउन हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से वो सॉइल डिग्रेडेशन इसको शो करता है। आइए समझते हैं, सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट ऑफ वेदरिंग। तो वेदरिंग के डिफरेंट एजेंट्स जिनकी वजह से क्या है, टॉप सॉइल यानी कि जो सॉइल है उसकी अपर लेयर जो है वो रिमूव हो जाती है, यही कहलाता है क्या, सॉइल इरोजन। इसके कई सारे कारण होते हैं, यहाँ पर कुछ हम देखेंगे। फर्स्ट है रनिंग वाटर, सेकंड विंड के द्वारा इरोजन, थर्ड है ओवर ग्रेजिंग, एंड फोर्थ है मेन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड फिफ्थ है फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से समझना है कि रनिंग वाटर जो है इसकी वजह से सॉइल इरोजन कैसे होता है, विंड्स के द्वारा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। चलिए बात करते हैं सॉइल इरोजन के कॉजेज़ में। सबसे पहले रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर के द्वारा सॉइल इरोजन देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पर होता है। देखा जाए तो सॉइल इरोजन का जो सबसे मेन कारण होता है, प्राइम फैक्टर, वो है रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर के द्वारा सॉइल इरोजन अगर हम देखें तो कई तरीके इसके हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे गली इरोजन या रिल इरोजन। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, स्प्लैश इरोजन। ये किस तरीके का इरोजन है जो वाटर के द्वारा, देखिए जब वाटर के द्वारा इरोजन हमें देखने को मिलता है तो उससे क्या है, कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ जो क्रॉप है वो उनके लिए क्या है, फर्टाइल मिट्टी मिल जाती है। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ से क्या है, इरोजन हो रहा है, मिट्टी हट रही, तो कैसे फर्टाइल मिट्टी मिलेगी? भाई जो मिट्टी बहकर जा रही है, जहाँ पर वो जमा होगी उस जगह की क्रॉप के लिए तो अच्छा है ना। जहाँ से हटी है वहाँ की लैंड खराब होगी। तो आते हैं स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन जब क्या है, रेन ड्रॉप जो है, जब बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप हैवी रेन ड्रॉप है, ठीक है, बड़ी बड़ी जब बूंदें जो है वो पड़ती हैं, या कह सकते हैं हेलस्टोन है, तो जब क्या है वो ऊपर से तेज़ी से आ रही हैं बड़ी बूंदें, तो वो इस तरीके से गिरेंगी। ठीक है, क्या होता है, आसपास की मिट्टी उससे हटती है ना। इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, जब वो बूंदें गिर रही है तो आसपास की मिट्टी जो है वो क्या हो रही है, साइड हो जा रही है। कभी आप देखें मिट्टी में इस तरीके की बूंदें पड़ी होती है तो उस जगह गड्ढा हो जाता है और आसपास क्या है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, मिट्टी जो है वो इकट्ठा हो जाती है ना। ये आपका स्प्लैश इरोजन है। तो ये देखा जाए एक छोटे तरीके का, छोटे लेवल का इरोजन है। क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि है शीट इरोजन। नाम से समझ में आ रहा है शीट इरोजन, यानी कि टॉप सॉइल जो है वो पूरी क्या होगी, जैसे बारिश हुई उससे वो हुई क्या कि पूरी जो टॉप सॉइल है वो बह गई, शीट पूरी शीट जो है वो बह गई, उसको कहते हैं हम शीट इरोजन। क्लियर है। अच्छा, एक रूप ये हमने देखा, इससे बड़ा लेवल ये आया। अब इससे बड़ा आपका आएगा रिल इरोजन। ठीक है, रिल इरोजन, फिर आता है गली इरोजन। तो रिल इरोजन क्या है, ज़्यादातर अगर ये देखा जाए, रिल इरोजन जो है वो बहुत तेज़ी से बनते हैं जब आपको स्टीप स्लोप वाले ग्राउंड मिलते हैं। क्लियर है। स्टीप स्लोप वाले क्यों मिलेंगे, तब क्यों होगा, क्योंकि पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से जाता है, तो जब उसमें क्या है, फ्लो तेज़ी से है, तब ये चीज़ जो है वो और तेज़ी से बनती है। अब रिल इरोजन क्या है वो हम जानेंगे। अभी हमने क्या जाना, एक तो इस तरीके से मिट्टी हटी, दूसरा क्या था, ये जो टॉप सॉइल थी पूरी ही क्या हुई, बह गई, यानी ऊपरी लेयर जो थी वही बह जाती है। रिल इरोजन की हम बात करें तो क्या होता है, पतले पतले चैनल्स जो हैं वो बन जाते हैं। ये जो पानी है, जब ये बारिश हो रही, मान लीजिए पानी, आपने देखा होगा जगह जगह से क्या होता है, पतली पतली कह सकते हैं ड्रेनेज जो है वो बन जाते हैं ना, पतले चैनल्स जो है वो बन जाते हैं, उससे पानी जाने लगता है। अगल बगल से तो जा रहा है, जो पतला चैनल होता है कि बीच में क्या है, गड्ढा हो गया और उससे पानी जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिल इरोजन। ठीक है, रिल इरोजन ये हो गया। अब क्या है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो यही रिल इरोजन क्या है, धीरे धीरे पानी जो है इस जगह की मिट्टी को काट रहा है, काटते काटते इसका दायरा जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, पहले इतने में काट रहा था, वो क्या है, वो और बढ़ने लगा। या हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके से ये चैनल्स बन रहे हैं, ये इतने पोर्शन को काट रहा है, इधर इतने पोर्शन को काट रहा है। अब इसको कंट्रोल नहीं किया गया, धीरे धीरे क्या है, ये ऐसे बढ़ने लगता है और ये चौड़ा होने लगता है। जब ये चौड़ा होने लगता है तब इसको हम कहते हैं गली इरोजन। क्लियर है। ठीक है, तो रिल इरोजन क्या है, पतले चैनल्स बनते हैं और
वही मिट्टी का कटाव होगा और पतले चैनल्स बनेंगे, और जब वही चौड़े हो जाएंगे उसका नेक्स्ट रूप जो है वो है गली इरोजन। और इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो चंबल रेवाइंस, या कह सकते हैं चंबल के जो बीहड़ हैं वो इसका एग्जाम्पल है। इससे क्या है, उस जगह की लैंड जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। देखिए फर्टाइल लैंड जो है वो तो पूरी बह जा फर्टाइल सॉइल जो है वो तो पूरी बह जाती है, और उसके बाद भी अगर हम देखें तो जो लैंड है वो भी कैसी होगी, वो अनइवन सी रह जाएगी, है ना, ऊंची नीची सी इस तरीके से रह जाती है। ठीक है, तो यही आपका रेल इरोजन, रेल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है गली इरोजन, और गली से भी बड़ा जो आता है वो आता है रेवाइन, जो हम लोगों ने अभी बात की चंबल रेवाइन, है ना, वो इसका एग्जाम्पल है। चलिए बात करते हैं विंड द्वारा इरोजन, जो कि क्या है, फ्लैट लैंड, जहाँ पर फ्लैट लैंड है और सॉइल में मॉइस्चर नहीं रह गया है, और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में विंड जो है वो जब चलेगी बहुत तेज़ी से तो अपने साथ सॉइल की टॉप लेयर जो है उसको उड़ा ले जाएगी। ऑब्वियस है कि अगर उसमें मॉइस्चर नहीं है, वो सॉइल कैसी है, बिल्कुल ड्राई है, तो जब ये हवाएं चलेंगी ऐसे में तो क्या होगा कि सॉइल सरफेस जो है उसको वो लूज़ हो जाएगी, क्योंकि वो ड्राई नहीं है। अगर वो मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं है, अगर उसमें मॉइस्चर होगा वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी, मॉइस्चर ना होने पे वो ड्राई है, लूज़ रहेंगी, और फिर उड़ा ले जाएगी अपने साथ। ये विंड जो है वो अपने साथ जो लेयर होगी सॉइल की उसको उड़ा ले जाती है, उसे हम विंड इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग एनिमल्स जो है जब वो चरते हैं या ग्रेजिंग करते हैं तो एक तो क्या होता है, उनके जो हूफ्स होते हैं, उनके जो खुर होते हैं, उससे मिट्टी जो है वो खराब हो जाती है। दूसरा, वो ग्रास जब चरते हैं, है ना, ग्रास जो है जहाँ पर है ग्रास लैंड जो है वहाँ पर वो जब ग्रेजिंग कर रहे होते हैं तो पूरा जो रूट होती है उसके साथ ग्रास को वो निकाल लेते हैं। तो जब वो रूट के साथ ही ग्रास निकाल रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं, या आपने देखा भी हो, तो मिट्टी जो है वो भी उसके साथ आ जाएगी। अब वो मिट्टी आई, उसके आसपास का जो एरिया है वो भी मिट्टी क्या है, वो भी मिट्टी लूज़ हो जाएगी, और ऐसे में इस तरीके से सॉइल इरोजन होता है कि ऐसे में क्या है, रेनफॉल हुई तो भी इरोजन हुआ, और इसके अलावा अगर बारिश हो, वो विंड्स जो है वो चल रही हैं तो भी इरोजन होता है। ठीक है, तो ड्यू टू ओवरग्रेजिंग विंड इरोजन। ठीक है, तो ओवरग्रेजिंग के दौरान विंड इरोजन भी होगा, और यहाँ पर हमें वाटर इरोजन भी देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रीज़न, जो कि है मेन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए मेन जो है वो सबसे ज़्यादा, मेन या ह्यूमन कह सकते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। क्योंकि अभी तक हमने क्या समझा, अगर वेजिटेशन है, अगर प्लांट्स हैं तो वो क्या करेंगे, उनकी जड़ें जो है वो मिट्टी को रोक कर रखेंगी और सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। लेकिन मनुष्य क्या है, अपनी ज़रूरतों के चलते पेड़ों को काटते जा रहा है, और ये एक बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। ओके, मीन्स एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, फ्लोइंग, कटिंग डाउन ट्रीज एक्सेट्रा कॉजेज सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मेथड जो है वहाँ पर गलत मेथड का अगर यूज़ करते हैं तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। जैसे फर्स्ट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसको आपने स्लैश एंड बर्न के नाम से भी सुना होगा, या आपने इसको ज़ूम कल्टीवेशन के नाम से सुना होगा, जहाँ पर क्या किया जाता है, पेड़ पौधों को काट कर और फिर उनको जला दिया जाता है, और उसे लैंड जो है वो क्या होती है, वो बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, और कई सालों तक उस लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद तब तक दूसरी लैंड जो है उस पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर वो जो खाली छोड़ा जाता है वो कुछ टाइम नहीं होता, वो 12 to 20 ईयर्स तक का टाइम लग जाता है उस लैंड के फर्टाइल होने में। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉइल इरोजन जो है वो होता है कि वहाँ से पेड़ पौधे जो हैं वो काट दिए गए, अब वहाँ की सॉइल जो है वो इरोड होगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की कमी, देखिए कई बार आपने ये देखा है कि कुछ फील्ड्स जो हैं वो जहाँ पर क्या है खेती की जाती है, एक फसल जो है वो तैयार हुई, इसके बाद एक लंबे टाइम तक वो खाली रहते हैं। वहीं पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पर एक सीज़न है किसी चीज़ का, जैसे आपकी राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप जब तक तैयार हो रही है उसके बाद उसकी कटाई करके वहाँ पर खारिफ की कोई क्रॉप जो है वो ग्रो कर दी गई। जैसे आपका राबी के बाद खारिफ कह सकते हैं, या जायद आता है वो भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए खारिफ हम ले लेते हैं, खारिफ जो कि जब हमारा मानसून आता है तब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपका राइस जो है वो खारिफ क्रॉप है। अब राइस ग्रो कर दिया गया, अब राइस की कटिंग हो गई, जब उसका सीज़न आया वो तैयार हो गया, कटिंग हो गई। अब उसके बाद उस जगह को या तो खाली छोड़ दिया जाए या वहीं पर दूसरी खेती कर ली जाए। ठीक है, दूसरा, क्योंकि अब राइस का सीज़न कब आएगा,
एक बार उसकी कटाई हो गई, फिर से राइस जो है वो वहाँ नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, वो अपने सीज़न में ही लगेगा। अब वहाँ पर क्या किया, ग्राम या फिर कह सकते हैं कि वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ग्रो की जा सकती हैं। तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन करने से क्या होगा, वो लैंड जो है वो फर्टाइल भी होगी और सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। लेकिन अगर क्रॉप रोटेशन नहीं किया जाता है तो ऐसे में भी सॉइल इरोजन होता है। इसके अलावा अगर क्या है, प्लोइंग जो की जाती है वो गलत तरीके से की जा रही है तो इससे भी सॉइल इरोजन होता है। चलिए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का संरक्षण। तो सॉइल का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, जो कि क्या करेगा, जो लैंड है उसको फर्टाइल भी बनाता है। यहाँ पर भी मनुष्य या कह सकते हैं ह्यूमन जो है उसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सॉइल conservation is an effort made by men to prevent soil erosion, to retain the fertility of soil. Several measures. First हम यहाँ पर बात करेंगे एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन एक होता है डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पर क्या है, पेड़ों की कटाई की जाती है, वनों की कटाई की जाती है। एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा वन जो हैं उनको लगाया जाए। अभी हमने समझा कि ये जो पेड़ होते हैं इनकी जड़ें, इनकी रूट्स जो होती हैं मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, इरोड नहीं होने देती मिट्टी को। तो एफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। बेस्ट वे टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज़ टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। तो एरिया अंडर फॉरेस्ट, यहाँ पर वेजिटेशन इसको इंक्रीज किया जाए, साथ ही साथ वनों की जो कटाई है उस पर भी रोक लगाया जाए। क्लियर। नेक्स्ट है टू चेक ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग ना होने पाए, भाई एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग करानी है, उसके लिए कुछ एरिया जो है वो फिक्स कर दिया जाए, वो लोग उसी जगह पर ग्रेजिंग जो है वो करें, तो जिससे क्या है बाकी की लैंड जो है वो तो बच सके, है ना। तो ओवर ग्रेजिंग जो है, टू चेक ओवर ग्रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड बाई एनिमल ग्रेजिंग स्पेशली बाई गोट्स एंड शीप, ठीक है, शीप शुड बी चेक्ड, ठीक। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड बैराज। तो डैम और बैराज जो है ये बनवाना, फ्लड आते हैं, फ्लड की वजह से क्या है, फ्लड आए और अपने साथ टॉप सॉइल जो है उसको पूरा बहा कर लेते गए। अब ऐसे में डैम वगैरह बन जाएंगे तो फ्लड आने की संभावना जो है वो कम हो जाती है और इससे क्या है, सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है और सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड बैराज जो कि सॉइल कंजर्वेशन को बढ़ावा देता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि डी, जो कि है इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो है इनको इम्प्रूव करके भी सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है, जैसे कि कंटूर मेथड का यूज़ किया जाए, कंटूर मेथड ऑफ प्लोइंग चेक सॉइल इरोजन। तो कंटूर मेथड का यूज़ कर क्या किया जा सकता है, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग ऑल्सो चेक्स इरोजन एज इट कंट्रोल्स, ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग जो है इसके द्वारा भी सॉइल इरोजन जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। टेरेस फार्मिंग आपने देखा है कि किस तरीके से होती है, मतलब टेरेस फार्मिंग किसको कहते हैं। तो टेरेस फार्मिंग जो हिली एरियाज़ हैं यहाँ पर ये होती है। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है, अगर बारिश होगी तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्लोप है, जिसकी वजह से क्या है, बड़े आराम से पानी जो है अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएगा। क्लियर। अब इसी पर क्या है, जगह जगह पर टेरेस जो है वो बना दिए जाएंगे, टेरेस बना दिए जाएंगे, यानी कि कुछ एरिया यहाँ का लिया गया, इसको प्लेन कर दिया गया, ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ी ढाल, फिर इसको किया गया प्लेन, जैसा कि यहाँ पर बन रखा है। तो इससे क्या होगा, पानी जो आएगा है ना इस तरीके से आएगा। अभी क्या है, जब डायरेक्ट जा रहा है तो बहुत तेज़ी से मिट्टी को लेते जा रहा है। प्लांट्स एक तो क्या करेंगे कि उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और दूसरा क्या है कि पानी भी इस तरीके से इतनी तेज़ी से नहीं जा सकेगा, जिससे क्या है सॉइल इरोजन जो है इससे बचा जा सकता है। क्लियर। ये हो गया टेरेस फार्मिंग। वहीं पर क्या है कि अगर क्या है कि कंटूर मेथड का यूज़ करके जुताई जो है वो की जाए। कंटूर मेथड जो है उसको जान लेते हैं। कंटूर लाइन्स हमने पढ़ी थी, जो कि क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं, जो सेम हाइट वाले प्लेसेस जो हैं उनको ज्वाइन करती हैं, उनको मिलाने का काम करती हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइन जो कि सेम हाइट वाले प्लेसेस को मिलाने का काम करती हैं, उनको जोड़ने का काम करती हैं। इसी तरीके से हमने देखी थी ना कंटूर लाइंस। तो कंटूर प्लोइंग की बात अगर हम करें, यहाँ पर भी क्या किया जाता है कि पहला तो ये कि जिस तरीके की लैंड का शेप है उसी के अकॉर्डिंग ये चलता है। दूसरा यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जैसे ये स्लोप है,
ठीक है। अब जब ये स्लोप है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसकी जुताई कर दी गई। ओके, ये स्लोप जा रहा है, ये वाला जो पोर्शन होगा इसकी जुताई की गई। अब इसके बाद, ठीक है, यहाँ पर प्लोइंग की गई। अब इसके बाद कुछ पोर्शन जो है ये प्लेन छोड़ दिया जाएगा, जो किसके लिए रहेगा, वाटर के लिए रहेगा। ठीक है, ये वाटर के लिए, मतलब एक कह सकते हैं यहाँ पर ड्रेनेज सा जो है, नाली जैसा कह लीजिए, वो बन जाएगा। अब यहाँ क्योंकि क्या किया गया, यहाँ पर पानी क्यों रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा किया गया। ठीक है, यहाँ पर गड्ढा कर दिया गया जिसकी वजह से यहाँ पर पानी रुकेगा, और इस जगह की जो मिट्टी थी उससे यहाँ की बाउंड्री जो थी वो बना दी गई। अब इसके बाद फिर अगला पोर्शन जो हमारा आएगा, वहाँ पर फिर से क्या होगा, ये ग्रीनरी यहाँ पर ये आ जाएगी। ओके, ये फिर इसके बाद यहाँ पर एक वाटर चैनल जो है वो बना दिया जाएगा। मतलब ये कि एक पोर्शन जो है वहाँ पर खेती, वहाँ पर क्रॉप जो है वो लगाई जाएगी, और उसके बाद एक पोर्शन जो है वहाँ पर गड्ढा होगा जिसमें पानी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सीढ़ी की तरह ही वहाँ पर क्या है, पानी जो आएगा वो भर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उस जगह जहाँ गड्ढा किया गया वहाँ मेड़ बनाई गई जिससे कि पानी जो है वो आगे ना जाने पाए। फिर अगली जगह पर खेती है, फिर यहाँ पर क्या है, पानी जो है वो रुकेगा। ठीक है, ये कॉन्टूर फ्लोइंग हो गई, जिसके द्वारा क्या है, अब इससे भी क्या होगा, मिट्टी जो है वो पूरी बहकर नहीं जा सकेगी। ये भी सॉइल इरोजन जो है इससे बचाता है, या सॉइल कंजर्वेशन का ये एक तरीका है। यहाँ पर भी क्या है कि पानी जो है अब वो तेज़ी से नहीं जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा, और साथ ही साथ जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी इन दोनों ही कंडीशन में। नेक्स्ट है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्रॉप रोटेशन इम्प्रूव्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्रॉप रोटेशन जो कि अभी हमने समझा था कि एक टाइम में क्या है, जैसे राइस जो है वो लगा दिया गया, उसके बाद उसी फील्ड में या उसी खेत में जो है वो मस्टर्ड लगा दिया गया। फिर इसके बाद मस्टर्ड की भी कटाई हो गई। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसका यूज़ लोग जो है, जायद की हमारी फसलें होती हैं उसमें कर लेते हैं, जैसे क्यूकम्बर वगैरह जो है वो जायद की फसलें हैं, उसमें यूज़ कर लेते हैं ना। तो एक साल में उन्होंने 3 फसल या 2 फसल जो है वो सेम लैंड से ले ली थी। ठीक है, जो कि क्या करेगा, सॉइल इरोजन से भी बचाएगा और फर्टिलिटी जो है उसको भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट है प्लांटिंग ऑफ कवर क्रॉप वुड चेक सॉइल इरोजन एज प्लांट रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। अब क्या है, हमने ये जाना कि प्लांट रूट जो है वो सॉइल को रोक कर रखते हैं। अगर क्या है कहीं पर जब हम देखते हैं विंटर्स आते हैं, है ना, जब विंटर्स वाला टाइम होता है, जब बहुत कोहरा वगैरह पड़ रहा है ना, तो ऐसे में क्या है, फसलें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, या जो भी प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो उनको क्या किया जाता है, प्लांट को जब कवर करके रखेंगे, ठीक है, प्लांटिंग ऑफ कवर क्रॉप, तो कवर क्रॉप जो क्रॉप होती है उसको अगर कवर कर दिया जाए तो ऐसे में वो ख़राब नहीं होंगे, और इस तरीके से क्या है, उसकी जो रूट्स है वो, क्योंकि प्लांट अगर ख़राब हो गए उसको क्या किया जाएगा, उसको तो रखा नहीं जाएगा, उसको उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। अब क्या है कि अगर उसको कवर करके रख दिया, वो प्लांट जो है वो ख़राब नहीं होगा, वो आगे ग्रो करेगा और उसकी रूट जो है वो सॉइल को पकड़ कर रखेंगी। इस तरीके से सॉइल इरोजन जो है इससे बचा जा सकेगा, या फिर कह सकते हैं इस तरीके से सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग या जूमिंग या स्लैश एंड बर्न टाइप एग्रीकल्चर जो है वो, उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको बैन कर दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन से बच सकेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो ख़राब नहीं होगी, है ना, सॉइल का कंजर्वेशन हो सकेगा। इसको भी हमने पहले समझा था, तो ये किसी भी नाम से आ जाए सेम चीज़ है। नेक्स्ट है कि जैसे क्या है, कहीं पर क्या है, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, हमने देखा हवा के द्वारा भी, विंड के द्वारा भी इरोजन होता है। तो कहीं पर क्या है, जो ग्राउंड है, ठीक है, जो फील्ड है, फील्ड के किनारे किनारे झाड़ियाँ या फिर कह सकते हैं ट्रीज़ जो है वो लगा दिए, श्रब एंड ट्रीज़ जो है वो लगा दिए गए। इससे क्या होगा, जो अंदर से अगर ये पोर्शन जो है, यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े ट्रीज़ लग गए, झाड़ियाँ जो है वो लग गई, तो अब क्या होगा कि विंड जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं जा सकेगी। अगर उसको ये पोर्शन जो है खाली मिलता तो विंड जो है वो तेज़ी से जाती है और यहाँ की सॉइल जो है उसको अपने साथ ले जाती, लेकिन इनके होने की वजह से विंड जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं जा सकेगी और सॉइल इरोजन से बचा जा सकेगा। चलिए बात करते हैं मेजर सॉइल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मेजर सॉइल ग्रुप्स के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए, जैसा कि हमने समझा कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, जहाँ पर क्या है, रिलीफ हम देखें, ठीक है, फिजिकल फीचर्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। रिलीफ अलग अलग तरीके का है, क्लाइमेट वहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है, वेजिटेशन वहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। वहीं पर सॉइल का फॉर्मेशन जब हम देख रहे थे कि तो सॉइल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्वेशन होता है किसका, जो हम लोगों ने अभी बात की, क्लाइमेट हो गया, रिलीफ हो गया, वेजिटेशन हो गया, ये चीज़ें, ठीक है। यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन जो है उसमें
इन चीज़ों का भी हाथ था, मतलब इनके द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन हमने देखा कि सॉइल के फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेट जो है ये भी जिम्मेदार है, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए वेजिटेशन, रिलीफ, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार है। तो जब हमें क्या है इन चीज़ों में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ऑब्वियस है इससे बनने वाली जो सॉइल है उसमें भी क्या है, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, तो इंडिया में सॉइल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, बट अगर बेसिकली अगर हम देखें जियोलॉजिकल पैटर्न पर, ठीक है, जियोलॉजिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर दो मेन ग्रुप में यहाँ की सॉइल को बांटा जा सकता है, ठीक है। तो जियोलॉजिकली इंडियन सॉइल कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। फर्स्ट है सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट है ना, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ की तरफ। सेकंड जो है सॉइल ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यानी नदर्न प्लेन्स हमारे वहाँ के सॉइल के बारे में। तो ये दो ग्रुप्स में इनको बांटा जा सकता है, इन दोनों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की जो सॉइल है वो किससे बनी है, रॉक्स के डिकम्पोजिशन से बनी है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि रॉक्स का जो डिकम्पोजिशन होता है उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होता है। यानी कि जब क्या है ये चट्टानें जो है वो टूटी तो उसके बाद वो बहुत दूर तक इरोड होकर नहीं गई, बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट होकर ये नहीं गई, ये आसपास ही एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही ये जा सकी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनसे मतलब कह सकते हैं यहाँ पर बनने वाली जो सॉइल है उनको हम सेडेनेट, ठीक है, सेडेंटेरी, ठीक है, सेडेंटेरी सॉइल, सेडेंटरी सॉइल के नाम से भी इनको हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये गतिहीन सॉइल होती है, इनमें मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, गति जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए इनको सेडेंटरी सॉइल के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सॉइल ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। सॉइल ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया जो कि हमारे नदर्न प्लेन्स है। तो यहाँ की सॉइल जो है वो कैसे बनी है, यहाँ की सॉइल हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स है अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लाती हैं और जो कि आकर इस इधर जो नदर्न प्लेन्स है इधर की तरफ वो उनको जमा कर देती हैं, जो हम कहते हैं एलुवियम सॉइल, है ना। तो ये एलुवियम रेजिडुअल जो है इनके द्वारा इनके जमा होने से ये प्लेन्स जो हैं वो बने हैं। यहाँ की सॉइल इसीलिए एलुवियम सॉइल कही जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। ओके, चलिए देखते हैं। आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोर्टेड और रेजिडुअल एलुवियम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत दूर से ही ट्रांसपोर्ट होकर आ रही, इसी वजह से इसको हम दी सॉइल आर ऑफन रेफर टू एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट हो पा रही है, विंड के द्वारा भी आ रही है, उसके अलावा जो रिवर्स है उनके द्वारा भी आ रही है, और वहीं पर यहाँ पर एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही ये ट्रांसपोर्ट हो पाती हैं। ओके, तो दोनों के नाम जो है वो हम देख लेंगे, सेडिमेंट्री सॉइल और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो है वो कहाँ पर आएगी, आपके नदर्न प्लेन्स की तरफ आएगी। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। तो यहाँ पर सॉइल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इनके द्वारा 1953 में ऑल इंडिया सॉइल रिसर्च कमेटी जो थी इसकी स्थापना की गई, जहाँ पर इंडियन सॉइल जो है इनका क्लासिफिकेशन किया गया, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, तो फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, सेकेंड है ब्लैक सॉइल एंड थर्ड है रेड सॉइल एंड फोर्थ है लेटेराइट या लेटेरिटिक सॉइल्स। तो अब इनको आगे हम डिटेल में समझेंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं फर्स्ट जो कि है एलुवियल सॉइल, इसके बारे में। एलुवियल सॉइल जो कि हमारी कंट्री के लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि हमारी कंट्री का लगभग हमारी कंट्री की टोटल लैंड का लगभग 45.6% है। देखा जाए तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसी से मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इसी एरिया में रहती है। ओके, मैक्सिमम शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इसी सॉइल के द्वारा होता है। अब यहाँ पर इसकी ओरिजिन जो है इसके बारे में हम जानेंगे। ओरिजिन अभी हम लोगों ने देखा, एलुवियल रेजिडुअल जो है अभी हमने बात की, तो ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेड एलुवियम ब्रॉड बाय द रिवर्स, ठीक है, रिवर्स के द्वारा इनको लाया गया है। अभी हमने इसके पहले भी देखा, जो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लाती हैं और उसको इन प्लेन की तरफ आकर डिपॉजिट कर देती हैं और उससे ये फर्टाइल लैंड हमें मिलती है। ठीक है, वहाँ की मिट्टी साल दर साल क्या होती है, नई हो जाती है और जो कि फर्टाइल होती है। तो यहाँ पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है यंग खादर सॉइल एंड सेकेंड जो है वो है ओल्ड भांगर सॉइल्स। चलिए बात करते हैं यंग खादर और ओल्ड भांगर के बीच में अंतर। तो यंग खादर नाम से समझ में आ रहा है, यंग है, बिल्कुल ये न्यूअर एलुवियम है,
न्यूअर एलुवियम ये हर साल क्या है, नई हो जाती है। हर साल रिवर्स जब है रेनी सीजन जब होता है तब उसमें फ्लड आती हैं, और फ्लड के द्वारा जब फ्लड आती है तो बहुत सारा अपने साथ ही सेडिमेंट्स लाती हैं और इन प्लेन्स की तरफ क्या कर देंगी, उनको डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे हर ईयर ये नए हो जाते हैं। वहीं पर ओल्ड भांगर की बात हम लोग करें, ये ओल्डर एलुवियम होते हैं। ओके, अब क्यों होते हैं अभी आगे समझ में आ जाएगा। कंटेंस फाइन सैंड एंड क्ले, यहाँ पर फाइन सैंड और क्ले पाया जाता है। वहीं पर इसमें क्या है, कंकर, पेबल्स एंड ग्रेवल्स जो हैं ये पाए जाते हैं। कलर की बात हम करते हैं, पेल ब्राउन होता है। पेल ब्राउन कलर इसका होता है, किसका, यंग खादर का। वहीं ओल्ड भांगर जो है इसका कलर हम देखें तो ये वेरी करता है, ये करता है लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तक। ओके, अब देखिए, फाउंड एट लोअर लेवल्स नियर रिवर्स, तो रिवर्स के नियर निचले हिस्सों में ये पाई जाती है। रिवर्स के पास के जो मैदान होते हैं वो निचले हिस्सों के वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है रिवर्स के निचले हिस्सों में ये पाई जा रही है। निचले हिस्सों में तो जब भी फ्लड आएगा तो वो नीचे की तरफ तो जाता ही है, इस वजह से ये क्या है, ये हर साल नए हो जाते हैं। ओके, वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं ओल्ड भांगर। ये रिवर्स जो होती हैं, रिवर लेवल जो होता है उससे लगभग 30 मीटर अबव पाया जाता है। तो अबव पाए जाने की वजह से क्या है, हर साल यहाँ पर बाढ़ नहीं पहुँच पाती और इस वजह से ये नए नहीं हो पाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर कंकर पेबल्स पाए जाते हैं और ये ओल्ड एलुवियम सॉइल है। नेक्स्ट है कि हर साल क्या है, रेनी सीजन में फ्लड जो है उनसे ये भर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, खादर ऑक्यूपाइज द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर एंड इट इज इनरिच्ड बाय फ्रेश सिल्ट डिपॉजिट एवरी ईयर। तो जैसा अभी हमने समझा कि हर साल क्या है, यहाँ पर जब रेनी सीजन होता है उस समय में क्या है, फ्लड आता है और वो क्या कर देता है, फ्लड आएगा, जिसकी वजह से ये खादर जो है हर बार नई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, नई हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, खेती अच्छी होगी। खेती अच्छी होने की वजह से क्या है कि ये इनरिच्ड हो जाते हैं हर बार, इनके डिपॉजिट होने की वजह से। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें भांगर सॉइल, तो भांगर सॉइल ये क्या है, रिवर राइन एलुवियम को रिप्रेजेंट करती है, जो कि सतलज, घाघरा एंड यमुना एंड साथ ही साथ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की जो रिवर्स हैं इनके द्वारा लाए गए रिवर राइन एलुवियम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, हम अपने चैप्टर को पूरा कवर करते चल रहे हैं, बट अगर आपके कोई डाउट्स हैं मैथ, साइंस, एसएसटी को लेकर तो हमारा आस्क क्वेश्चन सेक्शन इसी के लिए है, वहां पर अपने डाउट्स आप रख सकते हैं। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, एलुवियल सॉइल जो है ये ट्रांसपोर्टेड भी होती है और एक्स सिटू सॉइल यानी कि ये कैसी होती हैं, पहले से ही उस प्लेस पर भी होती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ओल्ड भांगर और न्यू खादर के बारे में देखा था, है ना। तो ट्रांसपोर्टेड भी होती है, एक्स सिटू सॉइल भी ये होती हैं। इसके अलावा क्या है, कोर्सेट इन द अपर सेक्शन। अपर सेक्शन जो होता है किसका, वैली का, जहाँ से क्या है शुरुआत हो रही है, वहाँ पर ये मोटी होती हैं। मिडिल सेक्शन जो होता है वहाँ पर कैसी होंगी, वहाँ पर मीडियम होती हैं। और लोअर या फिर कह सकते हैं जहाँ पर डेल्टाई रीजन होता है ना, डेल्टा रीजन जो होता है वहाँ पर ये फाइनेस्ट होती हैं। अब हम बात करेंगे इनके कलर, टेक्सचर और कंपोजिशन। तो इनका कलर पे देखते हैं, इनका कलर जो है वो वेरी करता है। ठीक है, लाइट टू डार्क होता है, वेरी करता है। किस बेस पर वेरी करता है, नए से पुराने की तरफ। नई है तो लाइट होगी, जैसे जैसे पुरानी है वैसे वैसे वो डार्क होगी। इसके अलावा गंगा डेल्टिक रीजन जो है वहाँ पर छोड़कर बाकी जगहों पर देखा जाए तो पोटाश और ह्यूमस काफ़ी रिच होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। वहीं पर फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी भी होती है। चलिए, एलुवियल सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखा जाए तो टेक्सचर में ये काफ़ी अलग अलग होती है, लेकिन किसी भी टेक्सचर में हो फर्टाइल ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल दो डिफर ग्रेटली इन टेक्सचर आर वेरी फर्टाइल ऑन द होल। ठीक है, इसके अलावा अगर इसको इरिगेशन अच्छा मिल रहा है, मैन्यूरिंग खाद जो है वो अच्छी मिल रही है, तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, यानी कि अच्छी फसल होती है। अगर क्या है, बहुत अच्छी एलुवियल सॉइल है ही, लेकिन अगर उसको मैन्यूरिंग नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही है, इरिगेशन उसको क्या है, सिंचाई नहीं मिल रही है, तब ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन अगर ये चीज़ें मिलती है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड इससे मिलता है। बहुत अच्छी होती है ये राबी और खारिफ दोनों ही क्रॉप के लिए। इसीलिए तो हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस रीजन में ये पाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो वहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो वहीं रहती है।
ठीक है। सुटेबिलिटी टू क्रॉप्स, यहाँ पर कौन सी क्रॉप जो है वो ज़्यादा पाई जाती है या कौन सी क्रॉप के लिए अच्छी होती है, तो वीट के लिए बहुत अच्छी होती है, शुगर केन, राइस, कॉटन, ऑयल सीड्स, इन सभी के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा अगर हम डेल्टा रीजन की बात करें, वहाँ पर जूट कल्टीवेशन के लिए ये वो आइडल होती है, बहुत अच्छी होती है। जैसा हमने देखा कि किसी भी टेक्सचर में होगी, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो डेल्टा रीजन में हम देखें, जूट के लिए आइडल होती है। चलिए बात करते हैं एलुवियल सॉइल के एरिया और स्टेट्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ मैप देखेंगे। मैप में ये जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है, ये इसी का एरिया है। ओके, किसका? एलुवियल सॉइल का। तो यहाँ देखा जाए तो सतलज हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हो गए, ठीक है, इन जगहों पर ये सॉइल पाई जाती है। अगर हम इसके स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल और इधर ब्रह्मपुत्र आसाम। ठीक है, आइए देख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात पहले हमने की है, तो वास्ट ट्रैक ऑफ रिवराइन एलुवियम ऑफ सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। स्टेट्स की बात करेंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड आसाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हम लोग देखें तो डेक्कन कोस्टल स्ट्रिप जो है वहाँ पर ये पाई जाती है, या ऑक्यूपाइंग डेल्टाज ऑफ गोदावरी। ठीक है, गोदावरी के डेल्टाज हो गए कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती। स्टेट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड अदर रीजन्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड अदर रीजन्स जो है वो वहाँ पर पाया जाता है। जो रिवर्स की हम लोगों ने बात की कि इनके डेल्टाज में, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंध्रा की तरफ हम आते हैं, इधर आपका क्या आता है, गोदावरी, कृष्णा एंड यहाँ पर हम देखेंगे कावेरी, तमिलनाडु की तरफ आ जाएंगे। इधर आते हैं तो आपका आता है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो इन रिवर के जो डेल्टाज होते हैं इधर की तरफ ये पाई जाती है। इन द डेक्कन कोस्टल स्ट्रिप ऑक्यूपाइंग डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड अदर रीजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, जैसे ये है, हमने देखा गोदावरी हो गई है ना, और यहाँ पर कृष्णा हो गई, तो ये आंध्रा की तरफ है। यहाँ से क्या है, बे ऑफ बंगाल की तरफ ये डेल्टा बनाते हुए वहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड अदर रीजन्स। तो नॉर्थ और साउथ इंडिया की एलुवियल सॉइल हमने देखी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड इधर एलुवियल सॉइल ऑफ साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में किस कलर में होती है, पेल ब्राउन में होती है। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडिया की तरफ हम देखें तो यहाँ पर ये डार्क होती है, क्योंकि एलुवियल सॉइल ऑफ डेक्कन कोस्टल स्ट्रिप आर नॉन पोरस। ठीक है, नॉन पोरस होती है, क्लेई होती है और डार्क होती है कलर में, क्योंकि यहाँ की जो रिवर्स है ऑफ डेक्कन प्लेटू फॉलोइंग थ्रू ब्लैक सॉइल रीजन, ठीक है, कैरी द सेम टू डेल्टा। तो ब्लैक सॉइल वाले रीजन से ये गुजरती हैं, इसलिए यहाँ पर ये डार्क कलर की होती है। एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया कंसिस्ट ऑफ वास्ट ट्रैक ऑफ रिवराइन एलुवियम्स ऑफ सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। यहाँ पर इसको हमने पहले देखा कि इस वाले रीजन में ये होती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिस सॉइल और कॉल्ड डेल्टिक एलुवियम। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं साउथ इंडिया वाली जो एलुवियम सॉइल है उसको डेल्टिक एलुवियम के नाम से भी जानते हैं, और दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर राइस क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। वहीं पर दीज आर सूटेबल फॉर वीट क्रॉप, ये वीट क्रॉप के लिए नॉर्थ इंडिया की जो सॉइल है वो वीट क्रॉप के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। चलिए अब एलुवियल सॉइल और रेड सॉइल के बीच में डिफरेंस क्या है उनको हम देखते हैं। तो एलुवियल सॉइल की बात करें तो सिल्ट एंड सेडिमेंट्स ब्रॉट फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ डाउन बाय रिवर्स ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये चीज़ें हमने पहले समझी कि क्या है, वेदरिंग के द्वारा और फिर रिवर जो है उनके द्वारा ये आती हैं और उसके बाद जमा होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पहले समझी कि उससे ये सॉइल बनती है। एग्जाम्पल जो है C2 जो कि हम लोगों ने अभी पहले समझा, जो जिस प्लेस की सॉइल है। ठीक है, नेक्स्ट है कलर चेंज फ्रॉम येलो टू ब्राउन। इसका कलर जो है वो चेंज होता है, येलो से ब्राउन तक जाता है। किस बेस पर, नए से पुराने के बेस पर, है ना, ये हमने समझा था। अच्छा, रेड सॉइल जो है ये कैसे बनती है, वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इन C2। ठीक है, तो उस प्लेस की मेटामॉर्फिक रॉक जो है जिस प्लेस पर ये पाई जाती है, उस प्लेस की जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उनकी वेदरिंग से ये पाई जाती है। कलर रेड होता है। अच्छा, रेड कलर का कारण क्या है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, लूमी होती है यानी कि चिकनी होती है, एलुवियल सॉइल चिकनी होती है।
फर्टाइल होती है और साथ ही साथ रिच इन पोटाश, लाइम एंड ह्यूमस। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, ह्यूमस और पोटाश, इसमें ये काफ़ी रिच होती है। अब आते हैं यहाँ पर इसके बारे में, जैसे हमने देखा ये चिकनी होती हैं, वहीं पर ये क्या होती हैं, सैंडी होती हैं, फ्रेबल होती हैं एंड कॉस होती हैं। सैंडी है, कॉस यानी मोटा है, फ्रेबल यानी भुरभुरा है। जब सैंडी है या मोटा है तो वो जाहिर सी बात है चिकना होगा नहीं, वो भुरभुरा ही होगा, ठीक है। इनफर्टाइल होती है, रिस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो इनफर्टाइल होती है, बट अगर फर्टिलाइजर्स जो है वो दिए जाते हैं तो कुछ क्रॉप के लिए क्या होती है, फर्टाइल होती है। वेरिंग इन साइज फ्रॉम ग्रैन्युलर टू फाइन टेक्सचर, ठीक है। तो इसका साइज जो है वो वेरी करता है, ग्रैन्युलर से लेकर फाइन टेक्सचर तक होता है, यानी महीन तक ये होता है। वहीं पर यहाँ पर बात करें, पुअर होती है लाइम में, जैसा कि अभी हमने देखा है लाइम, ह्यूमस और पोटाश में रिच होती है एलुवियल। और वहीं पर रेड सॉइल जो है उसकी बात करें, लाइम में पुअर है, ह्यूमस में पुअर है, नाइट्रोजन भी कम पाया जाता है, कंटेंस सोल्यूबल सॉल्ट्स, ठीक है। तो सॉल्ट जो है वो पाए जाते हैं। कॉस इन टेक्सचर, टेक्सचर में ये कॉस होती है यानी कि मोटी होती है। चलिए बात करते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, यहाँ पर हम ब्लैक सॉइल की ओरिजिन सबसे पहले जानेंगे। तो ओरिजिन इसकी कहाँ से हुई है ब्लैक सॉइल, जिसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि भाई इसमें कॉटन जो है, कॉटन की क्रॉप वो बहुत अच्छी होती है, उसी के नाम पर इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर सॉइल जो तेलुगु वर्ड रेगुड़ा से बना है। अब ये इनका फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो ये कहीं दूर से ट्रांसपोर्ट होकर नहीं आई। जैसे कि अभी हमने देखा था जब हमने 2 मेजर ग्रुप देखे थे, जियोलॉजिकली डिवीज़न देखा था सॉइल का, है ना, तब हमने देखा था। तो ये कैसे हैं, कैसे बनी है, ये बनी है जो कह सकते हैं डेक्कन, ठीक है, डेक्कन प्लेटू, जो कि क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन, जिससे क्या हुआ, लावा निकला। उस लावा के जम जाने से, जब वो ठंडा होता है तो जम जाता है, तो उस जमे हुए लावा की जब वेदरिंग हुई, ठीक है, तो उस वेदरिंग से ये बनी है। ओके, फॉर्म्ड इन सिचू, जहाँ की है वहीं पाई जाती है, मतलब जहाँ पाई जाती है वहीं की है। फॉर्म्ड वेयर दे आर फाउंड, ठीक है, दे आर कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल्स, इनको रेजिडुअल सॉइल भी कहते हैं। एसेंशियली फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ डेक्कन ट्रैप, ये भी हमने जाना, ठीक है, डेक्कन ट्रैप की वेदरिंग से ये बनी है। कैरेक्टरिस्टिक, इनकी खूबियाँ जो है वो जानेंगे। तो ब्लैक सॉइल जो होती है, इनमें मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब ये गीली, तो ये चिकनी होती है, जब ये गीली होती हैं तो बहुत ही स्टिकी होती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, इनकी रिटेनिंग प्रॉपर्टी जो है ये बहुत ज़्यादा काम की है। जिस समय क्या है, ड्राई सीजन है, इरिगेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे महाराष्ट्र, डेक्कन महाराष्ट्र की तरफ अगर हम बात करें तो उधर इरिगेशन जो है वो नहीं हो पाता। तो जब इरिगेशन नहीं हो पाता तो भी ये क्या है, ये काम करती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करी होती हैं। जितनी ज़्यादा गहरी होती जाती है उतना ज़्यादा ये मॉइस्चर, जितनी गहरी होगी उतना ज़्यादा मॉइस्चर ये होल्ड कर कर रखती है। वहीं पर कुछ वैलीज लाइक नर्मदा एंड ताप्ती, इधर देखें तो ये लगभग 6 मीटर तक गहरी हैं। इसका मतलब उधर की तरफ ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर कर रखती हैं। चलिए बात करते हैं इनके कलर, टेक्सचर और कंपोजिशन की। तो सबसे पहले बात करेंगे कलर। कलर में देखा जाए तो ब्लैक सॉइल का कलर जो है वो वेरी करता है, जो कि डीप ब्लैक से लेकर ब्राउन तक भी हो सकता है, मीडियम ब्लैक भी हो सकता है, और कहीं कहीं पर बल्कि रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है वो भी पाया जाता है, ठीक है। तो डीप ब्लैक टू चेस्टनट ब्राउन तक। अब इनका टेक्सचर जो है उसकी बात करेंगे तो फाइन ग्रेन्ड इन टेक्सचर विथ मोर देन 60% क्ले, ठीक है, मोर देन 60% क्ले। और ये क्या है, चिकनी होती हैं। नॉट कंटेन्स ग्रेवल एंड और सैंड, चिकनी होती है, इनमें सैंड या ग्रेवल्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ग्रेवल्स जो छोटे छोटे दाने होते हैं, है ना, वो नहीं पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल कंटेन्स लाइम, एलुमिना, आयरन, पोटाश, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स एंड कैल्शियम, ये इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वहीं पर इनमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं ये नहीं पाए जाते, या कह सकते हैं इनकी कमी होती है। चलिए बात करते हैं ब्लैक सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में। तो ब्लैक सॉइल जो है, अगर इनको अपलैंड की तरफ देखा जाए
तो वहाँ पर क्या है, लो फर्टिलिटी पाई जाती है। वहीं पर अगर देखा जाए जब हम वैलीज़ की तरफ जाते हैं तो वैलीज़ की तरफ ये क्या है, डीप होती हैं और साथ ही साथ काफ़ी रिच होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुटेबिलिटी फॉर क्रॉप। क्रॉप की सुटेबिलिटी की बात हम लोग करें तो ये क्या है, इनमें मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सुटेबिलिटी फॉर क्रॉप तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत विस्तृत है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें राइस, सबसे पहले तो कॉटन और शुगर केन के लिए ये बहुत फेमस है। कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, राइस है, मिलेट है, ज्वार है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऑयल सीड हैं, सनफ्लावर है, टोबैको है, ये सारी क्रॉप जो है वो यहाँ पर मेनली ग्रो की जाती है। चलिए अब देखते हैं किन एरियाज़ और किन स्टेट्स में ये पाई जाती हैं। ओके, तो एरियाज़ की बात करें, जैसा हमने पहले भी समझा था कि जो डेक्कन की तरफ पाई जाती हैं, डेक्कन प्लेट्यू की तरफ सॉइल पाई जाती हैं, ज़्यादातर कैसी होती है, उनको सेडिमेंट्री सॉइल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं होती हैं, गतिहीन होती हैं, है ना। तो प्रीमेरली सेडिमेंट्री सॉइल हमने पहले भी समझा था, लार्जली फाउंड इन द रीजन ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, जहाँ पर उनकी ओरिजिन होती है लार्जली वो वहीं पर पाई जाती हैं, क्योंकि वो क्या है, ट्रांसपोर्टेड नहीं होती हैं। इसी वजह से अपने आसपास का जो एरिया होता है जहाँ पर इनकी वेदरिंग हो रही है वहीं पर ये पाई जाती हैं। वॉस्टली कन्फाइंड टू डेक्कन प्लेट्यू। मेन क्या है, डेक्कन प्लेट्यू के जो एरियाज़ हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसा कि हमने पहले भी समझा कि यहाँ पर वॉल्केनो जब निकल होता है, ठीक है, यानी ज्वालामुखी से निकलने वाला, जो वॉल्केनो से निकलने वाला जो लावा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उसकी वेदरिंग से ये बनी है। ठीक है, स्टेट्स की बात हम करते हैं तो स्टेट्स में गुजरात है, महाराष्ट्र है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु कुछ मात्रा में वहाँ पर भी। ठीक है, तो ये इसके स्टेट्स हो गए। चलिए बात करते हैं रेड सॉइल। तो रेड सॉइल में सबसे पहले इसकी ओरिजिन जो है वो हम लोग देखेंगे। ओरिजिन कैसे बनी है ये, वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स और एंशिएंट क्रिस्टलाइन, इनकी वेदरिंग से ये बनी है, पहली चीज। नेक्स्ट क्या है, पेरेंट रॉक। इनकी पेरेंट रॉक जो कि क्या है, एसिड ग्रेनाइट्स एंड नाइसिस। ठीक है, इनकी पेरेंट रॉक क्या है, एसिड ग्रेनाइट एंड नाइसिस। पेरेंट रॉक कौन सी होती है, जिससे ये बनी है। ठीक है, वो क्या है, वो इसकी पेरेंट रॉक हो गई। तो वो कौन सी है, एसिड ग्रेनाइट और नाइसिस। सॉइल ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ अबाउट 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग इतना एरिया इस सॉइल के द्वारा घेरा हुआ है, ऑक्यूपाइड है। नेक्स्ट है कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन। तो कलर इसका देखा जाए तो मेन रेड होता है, जिसकी वजह से हम रेड सॉइल कहते हैं। अब ये रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इनमें आयरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कलर रेड होता है। इसका कलर जो है वो वेरी भी करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रेड कलर ऑफ दिस सॉइल इज ड्यू टू इट्स वेरी हाई आयरन कंटेंट। कलर वेरीज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, चॉकलेट एंड येलो। ठीक है, तो कलर इसके वेरी होते रहते हैं। पोरस एंड फ्राइबल इन नेचर, ये हमने पहले भी समझा था कि ये कैसी होती है, दरदरी होती है। फ्राइबल मतलब सैंडी टाइप की होंगी, दरदरी हैं, तो जिसकी वजह से भुरभुरी, फ्राइबल भुरभुरी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है रेड सॉइल लैक। यहाँ पर क्या देखा जाए, रेड सॉइल जो है इसमें लाइम की कमी है, मैग्नीशिया की कमी है, फॉस्फेट की कमी है, नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये फर्टाइल नहीं होती, इनफर्टाइल होती है। लेकिन वहीं पर इसमें क्या है, रिच होता है पोटाश, यानी पोटाश की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर क्या है इसमें फर्टिलाइज़र्स हो गए, इरिगेशन हो गया, इन चीज़ों का अच्छा यूज़ किया गया तो फिर ये क्रॉप के लिए भी उपयोगी होती हैं। चलिए बात करते हैं सुटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स। इसको हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि सुटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स अगर क्या है, प्रॉपर इसको इरिगेशन, फर्टिलाइजर, ये चीज़ें मिलती हैं तो यहाँ पर क्रॉप ग्रो की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विथ एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरियाज और स्टेट्स। ठीक है, किन जगहों पर, किन स्टेट में, किस एरिया में ये पाई जाती है। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया हम देखेंगे, फिर आएंगे हम साउथ इंडिया की तरफ। अब यहाँ पर रेड कलर से इसको शो किया गया है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक इंडेक्स या कह सकते हैं लीजेंड या फिर की, जो भी कहिए, तो वो यहाँ पर है। इससे हम ये जान सकते हैं क्या ये शो कर रहा है। तो रेड एंड येलो, ओके।
तो यहाँ पर रेड सॉइल जो है उसको रेड कलर से शो किया गया है और येलो कलर से भी शो किया गया है। ओके, रेड एंड येलो। तो रेड एंड येलो जो है उसको इससे शो किया गया है। अब यहाँ पर इसके एरियाज़ जो हैं वो हम देख लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ बिहार, बिहार का निचला हिस्सा, फिर हम आते हैं वेस्ट बंगाल कुछ हिस्सा, इसके अलावा त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय है, असम का कुछ पार्ट है। ठीक है, ये इसके स्टेट्स हैं। क्लियर? आइए देख लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में रेड सॉइल एक्सटेंड टू पार्ट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल अभी हमने देखा, ईस्टर्न राजस्थान, येलो से भी कुछ जगह पर रेड सॉइल जो है वो शो हुई है ना, तो ईस्टर्न राजस्थान, पार्ट्स ऑफ आसाम, आसाम का कुछ पार्ट हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपको स्टेट्स याद भी होने चाहिए और मैप पर पता भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, समझाने के लिए आपके सामने कलरफुल मैप जो है वो बाकायदा बना हुआ है वो है, लेकिन आपको तो ब्लैंक मिलेगा, आपको उसमें सही तरीके से शो करना है। तो ये प्रैक्टिस जो है वो हर चैप्टर के साथ चलनी चाहिए, तो इसके बाद जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, ईस्टर्न राजस्थान, पार्ट्स ऑफ आसाम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ठीक है, मिज़ोरम हो गया आपका, यहाँ त्रिपुरा हो गया, और फिर आगे क्या है, मेघालय, यहाँ पर मेघालय इन जगहों पर पाई जाती है। अब हम साउथ की तरफ आते हैं, साउथ इंडिया। ओके, साउथ इंडिया में रेड सॉइल आर स्प्रेड ओवर होल ऑफ द तमिलनाडु, ओवर होल ऑफ द तमिलनाडु का आप देख रहे हैं कितना सारा पोर्शन है ना, ओवर होल ऑफ द तमिलनाडु, लार्ज पार्ट ऑफ सदर्न कर्नाटका, सदर्न कर्नाटका का लार्ज पार्ट जो है वो, इसके अलावा क्या है, आंध्र प्रदेश, इधर गोवा भी, ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश जो है वो देखिए कवर है। इसके अलावा उड़ीसा है ही, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र ये कवर है। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये जगहों पर रेड सॉइल पाई जाती है। तो आपको नाम और प्लस प्लेस ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल की बात करें, सबसे पहले इसकी ओरिजिन जानेंगे। ओरिजिन, ये एक लैटेराइट जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ब्रिक। क्लियर है? अब इसका फॉर्मेशन किन कंडीशंस में होता है वो हम समझेंगे। हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर कभी क्या है वेट पीरियड है, कभी ड्राई पीरियड है। इस दौरान कह सकते हैं ये क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये लैटेराइट सॉइल जो है इनका निर्माण होता है। बेसिकली अगर हम देखें, हम क्या कह रहे हैं कि हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, यानी कि कह सकते हैं मॉनसून का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब बात करते हैं कि कितना एरिया ये कवर करती हैं। ये करती हैं 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे कंट्री का। इसके अलावा इनकी विशेषताओं पर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी। तो मॉनसून कंडीशन जो है वो प्रमोट करती हैं लीचिंग ऑफ सॉइल को, सॉइल की लीचिंग के लिए ये कंडीशन जो है वो प्रमोट करती हैं। लीचिंग क्या है ये भी समझेंगे। तो लीचिंग जब क्या होती है, जो हमारी सॉइल है उसकी टॉप लेयर, ठीक है, टॉप सॉइल जो है उसका बह जाना कहलाता है लीचिंग। जैसे ये मान लीजिए आपके सामने है, इस पे क्या है एक परत रही हो, जब बारिश हुई कुछ तो क्या है इसके अंदर अंदर बैठ गई मिट्टी और कुछ जो है वो बह गई, यही क्या कहलाता है, टॉप सॉइल का बह जाना बारिश होने से, ये कहलाता है लीचिंग। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो मानसून कंडीशन है वो इसकी लीचिंग को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से ऊपरी लेयर जो है वो इसकी बह जाती है हैवी रेनफॉल होने के साथ। क्योंकि अभी यहाँ पर हमने बोला हैवी रेनफॉल, जब हैवी रेनफॉल होती है तो ऑब्वियस है कि ऊपर की लेयर जो है वो बह जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी बहुत बड़ी विशेषता ये है कि बिल्डिंग मटेरियल में इनका यूज़ किया जाता है। वहाँ पर ये क्या है, ये बहुत ही मजबूत होती हैं। देखा जाए तो ये पूरी तरह से सीमेंट की तरह काम करती हैं। जब ये एयर के कॉन्टैक्ट में आती हैं उतना ही ये क्या होती हैं, मजबूत होती जाती हैं। ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल। तो ये बिल्डिंग मटेरियल इसीलिए होती है क्योंकि ये बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत हो जाती हैं। और कलर जैसा कि हमें ये दिख रहा है कुछ रेड जैसा इसका कलर है। चलिए अब इनके कलर, टेक्सचर और कंपोजिशन की बात करते हैं। कलर इनका कैसा होता है, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, कलर इनका कैसा होगा, रेड होगा। टेक्सचर की बात करें तो कॉस यानी कि मोटा, फ्राइएबल, दानेदार और साथ ही साथ पोरस होती है।
नेक्स्ट अगर बात करें, जैसा हमने समझा आयरन की इनमें मात्रा काफ़ी होती है, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें लाइम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, पोटाश हो गया, इनकी कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी इनमें कम पाई जाती है। अब बात करते हैं फर्टिलिटी की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कमी क्या है वो भी हमें दिख रही है, साथ ही साथ क्या है, इसकी जो ऊपरी लेयर है वो तो बह जाती है, इस वजह से फर्टिलिटी इनमें कम पाई जाती है। ये फर्टाइल ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग अभी हमने समझा था ना कि ऊपरी लेयर टॉप सॉइल जो है वो बह जाती है, तो लीचिंग की वजह से क्या है, लैटेराइट सॉइल लैक इन फर्टिलिटी की इसमें कमी पाई जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, अगर क्या है मैन्योर का यूज़ किया जा रहा है यानी खाद का, इरिगेशन सही मिल रहा है, तो ऐसे में इनमें फसलें उगाई जा सकती हैं। चलिए बात करते हैं सूटेबिलिटी फॉर क्रॉप। तो जैसा हमने समझा मैन्योर और इरिगेशन के द्वारा यहाँ पर क्रॉप ग्रो की जा सकती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये माने जाते हैं प्लांटेशन के लिए, प्लांटेशन जैसे टी हो गया, रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, ऐसी वाली फसलें जो हैं वो यहाँ पर ग्रो की जा सकती हैं। तो लैटेराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप। इसके अलावा कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये ग्रेजिंग के लिए भी, ग्रेजिंग ग्राउंड एंड स्क्रब फॉरेस्ट जो है उसको भी सपोर्ट करता है। एरियाज़ की बात करें तो मेनली फाउंड इन द हाईलैंड एरियाज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के हाईलैंड्स जो हैं, हाईलैंड एरियाज जो हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये सॉइल पाई जाती है। अब बात करते हैं स्टेट्स की, तो स्टेट्स में कहाँ पर पाई जाती हैं, कर्नाटका। देखिए यहाँ पर पीच कलर से इसको शो किया गया है, तो केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। क्लियर है? तो फाउंड इन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, केरला, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड का कुछ एरिया जो है वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।